स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो सामान्य अध्ययन से होंगे। आज का हमारा सेशन सामान्य अध्ययन का पहला प्रैक्टिस सेट 1 होगा। आइए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। बात करें 1764 तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माना गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कि 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। यदि हम बात करें A.O. ह्यूम की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर यानी संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। और दादा भाई नौरोजी की बात किया जाए तो ये धन का निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था और 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। 1919 में गांधी जी ने किसके विरुद्ध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रॉलेट एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था 1919 में। और 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना डैश बंबई में हुई थी। यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में हुई थी। तो कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। आप लोग का कम समय लेंगे, समय आपका बहुत कीमती है, इसलिए हम समय को ध्यान रखते हुए थोड़ा सेशन को जल्दी करेंगे। आइए, महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे थे। यानी इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वही बात करें 1919 की तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी तिथि को हुआ था। और 1917 की बात करें तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन है उन्होंने 1917 में चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय वन
अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है देहरादून, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है देहरादून। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ये चारों ऑप्शन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण या विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यानी यहां कह रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक पहला, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। आधुनिक भारत में या आधुनिक जमाने में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के नाप या माप तौल का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो जातिवाचक, द्रव्यवाचक, कोई नहीं, समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी के नाम से पूरी जाति का बोध होता हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा, और वैसे शब्द जिसे ग्रुप वर्ड या समूह का बोध हो जैसे पुलिस, सेना, आर्मी, मेला, स्कूल, बैग, क्लास, ये जो शब्द है यह समूह का बोध कराते हैं तो यह समूहवाचक संज्ञा होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कि वैसी संज्ञा जिसको हम मापे तौले जैसे चीनी, दूध, घी, तेल इत्यादि, ये सभी संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। वैसी संज्ञा जिसको मापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे संज्ञा क्या है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं जैसे राम, श्याम, पटना इत्यादि। यह स्वाभिमान एक क्वालिटी है, यानी एक गुण है, व्यक्ति की बताता है। लोभी यह भी गुण है, यानी कि विशेषण है। स्वार्थी यह भी व्यक्ति का स्वभाव है, यानी यह तीनों चीज व्यक्ति के गुण में समाहित है, यानी स्वाभिमान, स्वार्थी एवं लोभी विशेषण है। एवं भूगोल संज्ञा है। यह एक विषय वस्तु का नाम है। सामाजिक विज्ञान का एक भाग होता है। भूगोल, इतिहास, नागरिक, आर्थिक व्यवस्था, ये सब
सामाजिक विज्ञान के भाग होते हैं। यदि एक भूगोल क्या है, एक शब्द है, एक नाम है, इसलिए संज्ञा भूगोल है। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, भूगोल होगा। नेक्स्ट प्रश्न यदि हम देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है, गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि परावैंगनी किरण से हमारा जो शरीर है वह नुकसान होता है। त्वचा कैंसर भी इस परावैंगनी किरण के प्रत्यक्ष रूप से पड़ने पर मानव शरीर के त्वचा में कैंसर होता है। तो परावैंगनी किरण से हमें कौन बचाता है, तो हमें मालूम है कि O3 ओजोन का सूत्र होता है, जो O3 ओजोन का सूत्र होता है जो हमें परावैंगनी किरणों से बचाता है। इसलिए हमें ओजोन को संरक्षण करने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। मतलब वैसा ईंधन जो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी। यदि बात करें फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, यानी संपीड़ित गैस है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सीएनजी होगा। एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन एवं ब्यूटेन होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा है ग्रीन मफलर संबंधित है। यह एक टैग है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा है कि जल प्रदूषण से। जल प्रदूषण से बचाव के लिए मफलर, ग्रीन मफलर का प्रयोग हम लोग करते हैं। यह जल जो प्रदूषण है इसकी टैगलाइन ग्रीन मफलर होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम देखेंगे तो हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली और ऑप्शन सी नागपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा नागपुर होगा। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है। भोपाल, लखनऊ, नई दिल्ली, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा है नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, जिस गैस त्रासदी का नाम था, जिस गैस से वहां भोपाल में एक बहुत बड़ा जान मान की हानि हुई थी, तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि रेस्पिरेशन। श्वसन जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो जो हमारा श्वसन करने की प्रक्रिया है वो कौन सा रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन या उपचयन। तो ऊष्माक्षेपी ये हमारा रिएक्शन है। कहने का मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। कहने का मतलब है कि मार्केट में कुरकुरे, चिप्स वगैरह जो मिक्सचर वस्तुएं पॉकेट में भरी जाती है और मार्केट में बेची जाती है, तो उस वस्तुएं जो है 1 माह 2 माह कैसे चलती है, वही बात कर रहा है कि आलू जो चिप्स होता है वो आलू के चिप्स में कौन सी गैस भरी होती है जिसके कारण
वो 1 महीने 2 महीने में खराब नहीं होता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। मीथेन की बात करें तो CH4 इसका सूत्र होता है और इसे मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस या लैंडफिल भी गैस कहा जाता है। यह ज्यादातर दलदली क्षेत्रों या धान के खेतों में पाई जाती है। हाइड्रोकार्बन का प्रमुख घटक मीथेन होता है। वही बात करें, यह जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु संख्या 8 और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। हीलियम एक गैस है जो हल्की होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि वैसा मात्रक जिसकी मान्यता सभी जगह सभी देशों में पाई जाती है, तो उसे एसआई सिस्टम कहा जाता है। तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी एम्पियर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। वही बात यदि करें हम वोल्ट की, तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और जूल आपको मालूम होना चाहिए कि कार्य या ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। हम आएंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। वही बात करें हम कि हीरा जो है वह होता है विद्युत का कुचालक होता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन के अपरूप होते हैं क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। वही अगर बात करें हम आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी से घेंघा, जिसे हम ग्वाइटर बोलते हैं, घेंघा रोग भी होता है। यानी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग को दूर करने के लिए आयोडीन का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस नदी पर टिहरी बांध बना है? पूछ रहा है इसमें से कि इनमें से किस नदी पर टिहरी बांध बना है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी गंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गंगा। गंगा नदी पर टिहरी बांध बसा हुआ है जो उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी सभी नदियां पश्चिम बंगाल में गिरती है, लेकिन नर्मदा एवं ताप्ती नदी यह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? शहरीकरण, प्रदूषण, ए और बी वृक्षारोपण। यानी किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन, हमारे जो प्राकृतिक में जो संसाधन है, आखिर वह किस कारण कम हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं? तो कह रहा है कि शहरीकरण। तो मालूम है शहरीकरण में बहुत सारे जो खेतों में है वहां घरें बन गई है, खेत में जो जंगल है उसको कटाई की गई है, फसल का नुकसान हो रहा है। शहरीकरण एक
मृदा पर जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जिसके कारण में हमारे संसाधन नष्ट हो जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर शहरीकरण एवं प्रदूषण दोनों होगा। वृक्षारोपण से हम प्राकृतिक संसाधन को बचा सकते हैं और अपने जलवायु को भी सुधार सकते हैं। तो पृथ्वी पर यदि 33% वृक्षारोपण हो, यानी 33% यदि वृक्ष जो है उसका आवरण हो, तो हमारा क्लाइमेट अच्छा रहेगा। अभी 33% से बहुत कम, यानी कि 20% के लगभग पर्यावरण में वृक्ष है, इसलिए जलवायु अभी भी समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारा कहता है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव अबायोटिक संसाधन कंपोनेंट निम्न में से कौन है। कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अबायोटिक, जिसमें जीव नहीं, कार्बन नहीं हो, संसाधन कौन सा है। तो कोयला, वन एवं पेट्रोलियम ये सभी बायोटिक है, यानी जीवाश्म है। जल जो है एक नेचुरल अबायोटिक कंपोनेंट है, इसलिए इसका सही आंसर जल होगा। जल का फॉर्मूला H2O होता है। यदि बात करें D2O की, तो इसे भारी जल भी कहा जाता है। भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है, जो नाभिकीय रिएक्टर में मंडप के रूप में कार्य करता है। जो हमारा परमाणु रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर है, वहां D2O भारी जल यानी मंडप के रूप में कार्य करता है। H2O और O यानी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की बात करें, तो इसका अनुपात 1:8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो चलेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र का मतलब होता है कि क्रोमोसोम पाया जाता है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है, यानी क्रोमोसोम के पूछ रहा है। यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, यानी कि 23 जोड़ा हमारे मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 44 सेम होते हैं, यानी 22 जोड़े तो सेम होते हैं। एक्स और वाई यही एक क्रोमोसोम है जो लिंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी संवेग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जड़त्व। जड़त्व की परिभाषा है कि जड़त्व वह परिमाप है जो किसी वस्तु को, यदि वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है, यदि वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है। तो जड़त्व का भी 3 प्रकार होते हैं, गति जड़त्व, विराम जड़त्व और दिशा जड़त्व। तो जड़त्व का ही गुण है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, यदि वस्तु चल रही है तो चलना ही चाहती है। यह जड़त्व का गुण है जो हमेशा विरोध करती है। इसका एग्जाम्पल है कि अगर कार में बैठा या बस में बैठा यात्री, यदि बस अचानक चलने दे तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, और बस अचानक ब्रेक लगे तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है। यह भी जड़त्व का नियम है। बात करें द्रव्यमान की, तो प्रकृति में कोई भी पदार्थ जो बना है उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होती है, अथवा जड़त्व की माप द्रव्यमान कहलाती है। यदि हम बात करें द्रव्यमान की परिभाषा की, तो किसी वस्तु, कोई भी पदार्थ है, उस वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। और संवेग की बात करें तो संवेग को P से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला P बराबर mv होता है, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। वही बात करें बल,
तो बल क्या है? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगे तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। यानी बल जो है किसी वस्तु को धक्का दे या खींचे या खींचने का प्रयास करती है तो उसे कहते हैं बल कहते हैं। बल का यदि फॉर्मूला की बात करें तो F बराबर ma होता है। यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं और इसका मात्रक न्यूटन होता है और इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। सीजीएस मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 26। 26 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2024 में दिया गया है जो 2023 में नामित किए गए थे, जिनमें मोहम्मद शमी यानी एमडी शमी वर्ल्ड कप में ज्यादा विकेट लेने के कारण उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं लेडीज क्रिकेटर की बात करें तो स्मृति मंदाना को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? संजीव, नीलम शरण, सादिका नवाब एवं बद्री नारायण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है संजीव। संजीव को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। हम अब देखेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आशा पारेख, वहीदा रहमान, देविका रानी, रजनीकांत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे प्रदान किया गया है? यानी 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो पुष्पा भारती, ज्ञान चतुर्वेदी, शिव शंकरी एवं श्रीमती सुधा मूर्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? जी शंकर कुरूप, आशा पूना देवी, दामोदर मोजी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दामोदर मोजे को 2023 यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजी को दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, चलिए हम तो इस सेशन में इतने ही प्रश्न थे। आशा करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग सभी आशा करते हैं कि सेशन को पूरा भरपूर देखें और वीडियो के लास्ट तक जितने भी प्रश्न कराए गए हैं सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर ले और फिर ऐसे ही कल प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आएंगे। तो अभी तक जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।